Good morning everyone. We will continue with a new unit today and the unit is about directing, which is there in BO for the 12th standard commerce. So what is the meaning of directing or direction, that I am going to explain you today, and I am also going to explain about its characteristics. So guidance given to the workers for the accomplishment of objective is direction. तो डायरेक्शन में कुछ गाइडेंस वर्कर्स को दिए जाते हैं ताकि उस गाइडेंस के थ्रू वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं उसको अकम्प्लिश कर सके। ये गाइडेंस उन्हें इसीलिए दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो होते हैं उनको अकम्प्लिश कर सके, उन्हें फुलफिल कर सके। Direction is that function of management which gives orders and supervises the subordinates for the accomplishment of predetermined objective। इसलिए डायरेक्शन को आप मैनेजमेंट का एक ऐसा कार्य कह सकते हो जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दिया जाता है, उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा किया जा सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको पूरा किया जा सके। तो डायरेक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन रहता है जिसमें सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स रहते हैं उनको पूरा किया जा सके। नाउ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। Goal-oriented activity. The purpose of direction is to guide and motivate the employee, which leads to achievement of business objectives. तो डायरेक्शन जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। डायरेक्शन का एक ही कार्य रहता है, यानी कि डायरेक्शन जो है वो एक पर्पस के द्वारा प्रोसीड किया जाता है कि उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें गाइड और मोटिवेट किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। Thus डायरेक्शन कैन बी टर्म्ड एज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन जो है वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें मोटिव रहता है कि एम्प्लॉय को गाइड करे और उनको मोटिवेट करे जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करे। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को गाइड और मोटिवेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनको अकम्प्लिश करने की कोशिश की जाती है, और डायरेक्शन इसी गोल या फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोसीड किया जाता है कि एम्प्लॉय किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो, और इसी वजह से डायरेक्शन में जो गाइडेंस दिए जाते हैं वो इसी हेतु को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी जो किसी पर्पस के साथ प्रोसीड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्शन का जो काम रहता है वो आपको हर एक लेवल जो मैनेजमेंट का होगा उसमें पाया जाएगा। दैट इज वेदर इट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। So direction is being given at the every level of management. Direction is the function of management at all levels. तो डायरेक्शन का जो कार्य रहता है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द डिपार्टमेंटल ऑफिसर रिगार्डिंग टारगेट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो मिडिल लेवल के रहते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं पॉलिसी मैटर या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लेके, यानी कि कंपनी का क्या टारगेट रहेगा या किसी बिजनेस का क्या टारगेट है, उसके क्या पॉलिसीज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, या उसमें काम से जुड़ा हुआ जो देखरेख का काम जो रहता है उससे जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड डायरेक्शंस दिया जाता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के द्वारा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को।
और ठीक उसी तरीके से इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल सुपरवाइजर्स गिव्स द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू फॉरमैन और एंड जॉबर्स। तो बॉटम लेवल ऑफ जो मैनेजर्स जो रहते हैं वो, या फिर बॉटम लेवल पे जो काम करते हैं वो जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सुपरवाइजर्स ऑर्डर्स देते हैं फॉरमैन और जॉबर्स को ताकि उनसे कुछ काम लिया जा सके। तो वो उनके काम के बारे में उनको डायरेक्शंस देते रहते हैं जिससे कि उनसे काम लिया जा सकता है। While jobbers and foremen gives the direction to workers working under their control। तो उसी तरह से जॉबर्स या फॉरमैन्स जो होते हैं, जो काफ़ी बॉटम लेवल पे काम करते हैं, वो भी डायरेक्शंस देते हैं अपने अंडर जो वर्कर्स रहते हैं उनको, ताकि उनसे भी जो डिजायर्ड वर्क है उसको एक्वायर किया जा सके। या फिर आप कह सकते हो उन्हें जो काम करना है उसके बारे में वो डायरेक्शंस देते हैं वर्कर्स को, ताकि वो उनसे वो काम ले सके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। सो द डायरेक्शन इज देयर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। The top level of managers are giving the direction to departmental officers relating to target, policy and administrative matter of the business. In the same manner, at the bottom level, the supervisors also gives the orders and instruction to foremen and jobbers to take the desired work from them. And the jobbers and farmers who are working at the bottom level, they also directs the worker working under their control। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन की प्रक्रिया है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल में इस तरह से पाई जाती है। And in that, the third point is continuous process। So direction can be termed as a continuous process which moves on along with the business। As long as the business activity will continue, the function of direction will also continue। तो जब तक बिजनेस एक्टिविटीज चलती रहेगी, डायरेक्शन का भी एक्टिविटी उसके साथ चलता रहता है। डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो एम्प्लॉयज को जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो गाइडेंस दिया जाता है, ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो जनरली किसी फंक्शन, किसी कार्य को लेके, किसी प्रोसीजर यानी किसी मेथड को लेके, या फिर किसी तरह से इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी यानी कि किसी तरह की पॉलिसी को समझाने के लिए गाइडेंस और डायरेक्शंस दिया जाता है। एज लॉन्ग एज द बिजनेस एक्टिविटीज इज देयर, this kind of activities will also be there, means the activities of giving instructions and orders with regard to the matters relating to functions, procedures and interpretation of policies relating to the business। Thus direction is a continuous process। तो क्योंकि बिजनेस में जो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं किसी फंक्शंस या प्रोसीजर या किसी तरह से इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड, वो चीज़ें कंटिन्यूसली बिजनेस में चलती रहती है। इस वजह से डायरेक्शन को आप एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हो, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डे टू डे बेसिस और ऑन कंटिन्यूस बेसिस चलते रहते हैं। इस वजह से डायरेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हो, या फिर डायरेक्शन को आप एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस, तो डायरेक्शन में भी जो चीज़ें होती हैं उसमें फंक्शंस, कौन से कार्य किसी एम्प्लॉय के द्वारा किए गए हैं उसका भी ऑब्जर्वेशन होता है। सो डायरेक्शन इज नॉट मेनली द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड गिविंग ऑर्डर्स, but it is a process of observing also whether the work is done as per order or instruction or not। तो डायरेक्शन सिर्फ एक ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें किसी तरह का गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दिए जाते हो, लेकिन इसमें ये भी देखा जाता है, इसमें ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी काम हुआ है वो एज पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ। वाइडर स्कोप,
पांचवा पॉइंट है वाइडर स्कोप। डायरेक्शन का स्कोप थोड़ा वाइड है, उसका एरिया, उसका वर्किंग एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। वी विल नो हाउ। Scope of direction is wider. It is not merely guiding and advising the employees, but the manager has to provide understanding of decisions and to put the efforts for its implementation. तो डायरेक्शन के काम में सिर्फ किसी एम्प्लॉय को गाइड करना या उसको एडवाइस करना ही नहीं आता, बल्कि मैनेजर ये भी देखता है कि उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या फिर जिस किसी निर्णय को लेके कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दिया गया है, उसको एम्प्लॉय ठीक तरीके से फॉलो करे। तो यहाँ पे ये भी कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉय को जो एडवाइस या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उससे उनको काम मिले या फिर उससे वो काम करे। दैट इज ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। So here it is stated the manager has to provide understanding of decisions. तो यहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं वो उनको एम्प्लॉयज़ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि कोई डिसीजन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया है तो क्यों लिया गया है, और इसके अलावा एंड दे हैड टू पुट द एफर्ट्स फॉर इट इम्प्लीमेंटेशन। तो किसी भी तरह के डिसीजन को अगर लिया गया है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में देने की जिम्मेदारी भी मैनेजर्स की होती है कि उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे डायरेक्शन में मैनेजर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई डिसीजन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लिया गया है, और ये भी देखते हैं कि उस डिसीजन का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि उसका जो अमलीकरण होता है वो एम्प्लॉय के द्वारा ठीक तरीके से हो सके। सो डायरेक्शन इज हैविंग द वाइडर स्कोप इन दैट सेंस। तो इस सेंस के हिसाब से डायरेक्शन का स्कोप जो होता है वो वाइड होता है, क्योंकि सिर्फ उसमें गाइडेंस और एडवाइस देने के अलावा ये भी मैनेजर्स के द्वारा देखा जाता है कि जो डिसीजन किसी बिजनेस में लिया गया है वो क्यों लिया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस को कोई एम्प्लॉय समझे और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में उनकी मदद करे। कम्युनिकेशन। Effective communication is a precondition to give orders and guidance to the employee in direction. तो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन ठीक तरीके से एम्प्लॉय फॉलो करे, इसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस वजह से एक प्री कंडीशन है, एक ज़रूरत है डायरेक्शन के लिए। If communication process is not effective, it is difficult to give the right direction to the right employee at the right time. अगर ठीक तरीके से कम्युनिकेशन करते हुए डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए तो जो काम डायरेक्शन में होता है, that is to give right direction to the right employee at the right time becomes difficult. तो सही वक्त पे सही एम्प्लॉय को सही तरीके की एडवाइस या गाइडेंस देना भी मुश्किल हो जाएगा अगर ठीक तरीके का कम्युनिकेशन डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो डायरेक्शन के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना भी ज़रूरी है, जिससे कि जो डायरेक्शन है या जो एडवाइस या गाइडेंस है वो सही एम्प्लॉय को सही वक्त पे दी जा सके। So these are some of the characteristics of the direction, that it is a continuous process, observation of functions is there in direction, it is having wider scope, and communication is also one of the, effective communication is also one of the precondition for direction. Motivation. Higher authorities gives personal guidance to motivate the employees. Such guidance solve the problems and doubts of the employees. तो डायरेक्शन में गाइडेंस इसलिए दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को उस गाइडेंस के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और जो डाउट्स उनके होते हैं वो क्लियर कर सके। This will generate the faith in them, therefore they are motivated to do the better work.
अगर उन्हें गाइडेंस मिलता है, उन्हें एडवाइस और सजेशंस मिलते हैं, तो वो उससे एम्प्लॉइज अपने कुछ प्रॉब्लम्स या डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने की वजह से, प्रॉब्लम्स और डाउट के सॉर्ट आउट होने की वजह से एम्प्लॉइज में फेथ जनरेट होता है, उनमें अपने आप में विश्वास बढ़ता है और इस वजह से वो काम को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। So in direction, motivation is also being provided to the employee so that they can do the work in a better way. इस वजह से हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा गाइडेंस देते वक्त ये भी कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मोटिवेट हो और मोटिवेट होते हुए वो ज़्यादा अच्छा काम कर सके। नाउ फ्लो ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस। जो डायरेक्शन होता है वो एक डाउनवर्ड प्रोसेस भी आप उसे कह सकते हो, क्योंकि इसका फ्लो जो रहता है, इसका जो बहाव रहता है वो नीचे की ओर जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट गिव्स गाइडेंस टू द मैनेजर्स ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट गिव्स द डायरेक्शन टू द वर्कर्स ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ डायरेक्शन का फ्लो नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो रहते हैं, जो BODs होते हैं, जो CEO होते हैं, वो गाइडेंस और डायरेक्शन जो है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं, जिसमें कुछ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आते हैं और ये जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं जो मिडिल लेवल के, वो वर्कर्स को गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो डायरेक्शन का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इस वजह से आप कह सकते हो इट इज हैविंग अ डाउनवर्ड फ्लो और इट कैन बी टर्म्ड एज अ डाउनवर्ड प्रोसेस ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइसेस। दूसरा और लास्ट जो है वो मैनेजरियल फंक्शन है। तो डायरेक्शन भी एक मैनेजरियल फंक्शन का हिस्सा है। Direction is a part of management like various other functions such as planning, organizing, staffing, coordinating, communication and controlling. तो जैसे मैनेजमेंट के कुछ और फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसके अलावा इसमें ही जुड़ा हुआ एक फंक्शन होता है डायरेक्शन, जिसमें एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस और एडवाइसेस दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। So these are some of the characteristics of direction, that's importance of direction. First importance is increase in efficiency. A business organization become efficient only when proper direction regarding departmental function is given to the employee. It boosts their efficiency. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट तभी होगा, वो सही तरीके से तभी काम करेगा जब प्रॉपर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन जो है वो डिपार्टमेंटल फंक्शंस के बारे में एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। इससे उनके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। सो इट विल बूस्ट देयर एफिशिएंसी। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। डायरेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉय की काम करने की क्षमता को बढ़ाया जाना के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ताकि उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता को हम ध्यान भी दे सके, उसका असेसमेंट, उसके बारे में जजमेंट ले सके, इसलिए भी डायरेक्शन ज़रूरी होता है। थ्रू डायरेक्शन assessment evaluation of matters like whether the employee have done the work as per direction or not, and how much work is being completed, how much efficiency is increased, etc. can be done. तो डायरेक्शन के ज़रिए कुछ और मैटर्स के बारे में भी हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, इसका असेसमेंट या इवैल्यूएशन हो सकता है। उसके लिए भी डायरेक्शन ज़रूरी रहता है। और डायरेक्शन के ज़रिए हाउ मच वर्क, कितना वर्क जो है डायरेक्शन के हिसाब से कंप्लीट हुआ है, वो जानने के लिए भी डायरेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हाउ मच एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड,
that can be judged or that can be done. एम्प्लॉय में डायरेक्शन देने के बाद कितनी एफिशिएंसी है, कितने एफिशिएंटली उन्होंने काम किया, उसके बारे में भी असेसमेंट या इवैल्यूएशन हम डायरेक्शन देने के बाद कर सकते हैं। इस वजह से भी डायरेक्शन ज़रूरी होता है। So direction is important in order to assess or evaluate whether the employee have done the work as per the direction, and also to see that how much work is being completed by the employee, and also to observe that how much efficiency is increased. वर्कर के या एम्प्लॉय के काम करने की क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसको असेस या इवैल्यूएट करने के लिए भी डायरेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ कैन बी मेड अवेयर ऑफ प्रॉपर मेथड, रूल्स, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। डायरेक्शंस के ज़रिए एम्प्लॉय को किसी तरह से काम करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप बता सकते हो, रूल्स जो है बिजनेस के उसको समझा सकते हो, पॉलिसीज जो बिजनेस की होती है, बिजनेस के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके बारे में भी आप उसे समझा सकते हैं। देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट देम फॉर डूइंग द वर्क। तो जब डायरेक्शन के ज़रिए एम्प्लॉय को काम करने की प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है, काम करने की मेथड के बारे में समझाया जाता है, बिजनेस रूल्स के बारे में समझाया जाता है, और बिजनेस में कौन कौन से डिसीशंस लिए जाते हैं या फिर बिजनेस में डिसीशंस कौन कौन से लिए गए हैं उसके बारे में जब समझाया जाता है, तब एम्प्लॉयज़ की ज़्यादातर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है और इस वजह से एम्प्लॉय काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होता है। सो बाय द वे ऑफ डायरेक्शन द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉयज़ गेट रिड्यूस्ड एंड it will motivate the employee to do the more work, or it will helps to motivate the employee for doing the work. Fourth point है effective planning. All the functions of business cannot be planned by one person. जो बिजनेस के जो सारे फंक्शंस रहते हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्लान नहीं किए जाते। अ प्लानर कैन चेक आउट अ प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द सबऑर्डिनेट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्लानर होता है, जो बिजनेस के लिए प्लान करता है, he can plan out, he can make the plan by collecting the necessary information through the subordinate. तो डायरेक्शन के ज़रिए जब गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तब एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी जो सजेशंस होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को सॉलिसिट किया जाता है या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया जाता है। इसके थ्रू जो मैनेजर्स या प्लानर्स होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। सो अ प्लानर कैन चेक आउट द प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द सबऑर्डिनेट, क्योंकि प्लानर जो है वो हर एक चीज़ को कंसीडर करते हुए एक प्लान बनाता है बिजनेस के लिए। इस वजह से उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट से मिलनी चाहिए वो उसे कलेक्ट करते हुए एक प्लान बिजनेस के लिए बना सके। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। Due to direction, every employee become aware about his authority and responsibility. तो इफेक्टिव डायरेक्शन में हर एक एम्प्लॉय को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर और अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता होता है। Therefore, orders and instruction given by the boss are followed properly, which makes entire organization effective. तो क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता होता है, इस वजह से वो लोग प्रॉपरली अपने बॉस के जो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो कर पाते हैं। सो डायरेक्शन के ज़रिए किसी एम्प्लॉय को उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा क्लियर वे से अवेयर किया जा सकता है, जिससे कि वो जो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन रिसीव करे वो सही तरीके से रिसीव करे, अपने
हायर अथॉरिटीज के पास से, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो इफ दे आर क्लियर अबाउट देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, they will receive the order and instruction from the higher authority in a proper way. Due to this, due to the proper follow up, the organization becomes effective. इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग रहता है वो अच्छे से काम करने लगता है, या फिर आप कह सकते हो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव वे से काम करता है. Okay, so these are some of the important points that are related to direction.